नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं और आप सबों की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से हो रही है। इस वीडियो में 26 मई 2024 से संबंधित करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे, जिसमें बिहार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय तीनों घटनाओं का संग्रह होगा, ये तमाम जानकारी हम आपको विस्तार पूर्वक देने वाले हैं। पूरे वीडियो को आप लोग ध्यान पूर्वक देखिएगा। पिछले वीडियो में एक प्रश्न हमने आपसे पूछा था। प्रश्न था कि बिहार के किस जिले में बिहार के अब तक का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट लगाया गया है? तो बिहार के बांका जिले में। अच्छा, आपको हमने यहाँ से एक जानकारी ये भी दिया था कि इसी तरह का एक मिलता जुलता प्रश्न आपके बीपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि बिहार का पहला फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ पे लगा है? तो बिहार के दरभंगा जिले के कादराबाद में। ये प्रश्न आपके 68वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। तो ये चीज़ों को लेकर हमने विस्तृत तौर पर आपको जानकारी दिया था। आई होप वो तमाम चीजें आपको याद होगा। आज के इस वीडियो का पहला प्रश्न है कि मौसम की पूर्वानुमान के लिए बिहार सरकार ने कब मौसम सेवा केंद्र व मौसम बिहार नामक एक ऐप लॉन्च किया था, और जिस मॉडल को हाल ही में 5 राज्यों ने अपनाने की दिलचस्पी दिखाई है। क्योंकि ये अभी खबरों में है, तो इसी से संबंधित एक प्रश्न यहाँ पर हमने आपसे पूछा है कि ये मौसम सेवा केंद्र और साथ ही साथ मौसम विहार नामक ऐप जो नीतीश कुमार के द्वारा लॉन्च हुआ था, वो तिथि कौन सा था? तो पिछले साल 27 मई 2023 को ये लॉन्च किया गया था। अतः विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ध्यान से सारी चीजों को देखिएगा। यहाँ पर पहला पॉइंट है, योजना एवं विकास विभाग की ओर से संचालित मौसम सेवा केंद्र में अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह सटीक जानकारी उपलब्ध कराता है। यहाँ पर एक शब्द हमने इस्तेमाल किया, पूर्वानुमान। दरअसल ये लगभग 5 दिन पहले का पूर्वानुमान जारी कर देता है। मतलब आगामी 5 दिनों में मौसम कैसा रहेगा बिहार में, वो चीजें मतलब अपने क्षेत्र वाइज इसको देख सकते हैं। जो मौसम सेवा केंद्र है, एक तो यहाँ पर ये फैसिलिटी है कि आप कॉल करके भी पूछ सकते हैं। दूसरा, इसके बेहतरीन संचालन के लिए एप्लीकेशन लॉन्च किया गया मौसम बिहार नाम से। तो एप्लीकेशन को भी प्ले स्टोर से डाउनलोड करके एकदम सटीक जानकारी देख सकते हैं। बिहार सरकार ये दावा करती है कि जानकारी जो उपलब्ध होती इस एप्लीकेशन पे, वो एकदम सटीक होती है। तो वहां से मौसम का हालचाल आप लोग जान सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अगला पॉइंट है कि सरदार पटेल भवन पटना में बने इस केंद्र का तथा इसके संचालन के लिए मौसम बिहार नामक एक ऐप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 27 मई 2023 को लॉन्च किया गया था। ये तमाम जानकारी आपको डेली करंट अफेयर्स वाले सीरीज में हमने ऑलरेडी दे दिया है। पिछले साल मई महीने में जानकारी हमने आपको दिया था। क्योंकि अभी 5 राज्यों ने इसमें अपनी दिलचस्पी दिखाई है, वहां पर लागू करने की बातें निकल कर आ रही है। तो ऐसे में इसी वजह से ये खबरों का विषय है। और जिन 5 राज्यों ने बिहार के इस मॉडल में अपनी रुचि दिखाई, वैसे में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा और तमिलनाडु है। और तमिलनाडु की एक टीम बकायदा यहाँ पर बिहार का दौरा भी की है। इस खास करके मौसम सेवा केंद्र का मुआयना की है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को वो मतलब खास करके देख कर गए हैं। ये चीज़ें यहाँ से आपको समझना है, ध्यान रखना है। अब यहाँ पर मौसम बिहार की बात करें तो राज्य की सभी पंचायतें इससे जुड़ी हुई है और यहाँ से मौसम की पूर्वानुमान की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। ये जो एप्लीकेशन की हम बात कर रहे हैं मौसम बिहार, आप इसके जो कवर पेज है या फिर एप्लीकेशन का जो फ्रंट जो व्यू है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका लोगो है, प्ले स्टोर पर उपलब्ध है ये एप्लीकेशन। आप लोग वहां से चाहें तो इसे डाउनलोड कर लीजिए। देखिए, इस मॉडल की सबसे खास बात यह है कि इसमें हर पंचायत से हर 15 मिनट पर मौसम पूर्वानुमान की जानकारी आती है और इस प्रकार एक पंचायत से दिन भर में 96 बार डेटा आता है। कहाँ पर आता है? तो मौसम सेवा केंद्र पर यह डाटा सभी एकत्रित होता है। सभी पंचायतों से दिन भर अगर पूरे बिहार की बात करें तो 80,000 से अधिक डाटा यहाँ पर संकलित किए जाते हैं। फिलहाल ये सारी उतनी जानकारी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो ऊपर में ये चीजें हमने आपको बतलाया है, तो इन तमाम चीजों की जानकारी आप लोग अवश्य याद रखेंगे। नो डाउट ये आने वाले समय में हो सकता है कि आपको बहुत हेल्प करे। अब यहाँ पर हम चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से गणतंत्र दिवस 2025 के मौके पर दिए जाने वाले पद्म अवार्ड यानी कि पद्म पुरस्कार से संबंधित अनुशंसा आमंत्रित की है। बताएं कि इस 2024 में, यहाँ पर एक शब्द छोटा है, इस वर्ष 2024 में बिहार को मिले पद्म पुरस्कार या फिर बिहार को मिले पुरस्कार का कौन सा मिलान सत्य है? देखिए, यहाँ पर जो प्रश्न एक्चुअली कर रहा है, 2025 में जो गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो पुरस्कारों का वितरण होगा, इसके लिए राज्यों से अनुशंसा मांगी गई है। मतलब आसान शब्दों में समझे तो वो सूची मांगी गई है। मतलब कि बिहार सरकार या फिर बिहार में जो लोग अपने क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, उनकी एक सूची जिन्हें कि इस पुरस्कार के नॉमिनेशन के तौर पर देखा जा सकता है। उसके बाद उनका चयन होगा भारत सरकार की तरफ से और उन्हें सम्मानित किया जाएगा।
बात यहाँ पर यही कही जा रही है, क्योंकि ये अभी खबरों में है, तो यहीं से हमने रिलेट किया है कि वर्ष 2024 में बिहार को मिले पद्म पुरस्कार का या फिर पुरस्कार का कौन सा मिलान सत्य है। ध्यान से देखिएगा, हमने इसको लेकर जानकारी विस्तृत तौर पर आपको दिया है। एक पुरस्कार मिला है बिहार को पद्म विभूषण का, बात हो रही यहाँ पर 2024 की, इसको भूलिएगा मत। एक पुरस्कार मिला बिहार को पद्म विभूषण का, ये बिल्कुल सत्य है। एक पुरस्कार मिला पद्म भूषण का, ये भी बिल्कुल सत्य है। इसके अतिरिक्त जो 4 पुरस्कार मिला, ये पद्मश्री का मिला। हालांकि इसमें 5 लोग शामिल हैं, लेकिन पुरस्कार जो है ये 4 ही है, एक पति पत्नी है। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो सभी विकल्प यहाँ पर सत्य है। तो फाइनल आंसर होगा विकल्प नंबर डी, यानी कि सभी सत्य है। अब इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपके लिए है। सबसे पहला पॉइंट है कि केंद्र सरकार ने बिहार सरकार से 26 जनवरी 2025 यानी कि गणतंत्र दिवस के मौके पर दिए जाने वाले पद्म अवार्ड से संबंधित अनुशंसा आमंत्रित की है। और केंद्र सरकार की ओर से बिहार के मुख्य सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहार के मुख्य सचिव जो थे रिसेंटली चेंज हुए, अपनी स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति लिए थे। कौन? जो कि बिहार के अब तक के जो मुख्य सचिव थे आमिर सुबहानी, उसके बाद रिसेंटली अभी हाल ही में ब्रजेश मेहरोत्रा बिहार के मुख्य सचिव बने हैं। तो मुख्य सचिव जो मेहरोत्रा हैं, इनको जो पत्र लिखा गया, इसमें आग्रह किया गया है कि वह राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर अपनी अनुशंसा हर हाल में 15 सितंबर तक मुहैया करा दें। जो लिस्ट है नॉमिनेशन के तौर पर, वो 15 सितंबर 2024 तक उपलब्ध करा दें। अच्छा, इस पत्र की हम बात करें तो इस पत्र में एक जानकारी ये भी कही गई है कि जिस भी व्यक्ति की सिफारिश पद्म अवार्ड के लिए की जा रही है, तो उसके संबंध में कम से कम 800 शब्दों में विस्तार से जानकारी भी दें, ताकि केंद्र सरकार इसके बारे में, मतलब देखिए बहुत सारे क्षेत्र में बहुत सारे लोग मतलब अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं और वो प्रसिद्ध भी हैं, लेकिन वो राष्ट्र स्तर पर प्रसिद्ध नहीं है। तो ऐसे में जब विस्तार से चीज़ें लिखी जाएगी तो चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी। और केंद्र सरकार की दृष्टि में जो मतलब इसकी टीम होगी, एक कह सकते हैं समिति होगी जो चयन करती होगी, तो ऐसे में यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जो भी दक्ष होंगे तो उनका नाम इस अवार्ड के लिए मतलब कह सकते हैं फाइनल रूप से सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पर समझिएगा। एक तो देखिए भारत रत्न तो अलग है, लेकिन अगर हम बात करें पद्म पुरस्कार की, तो पद्म पुरस्कार के अंतर्गत जो 3 पुरस्कार आते हैं, एक तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। और कैटेगरी वाइज भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, पहले नंबर पे आता है पद्म विभूषण, दूसरे पर पद्म भूषण और तीसरे पे आता है पद्मश्री। ये जो बात हो रही है ये पद्म पुरस्कारों की बात हो रही है, ठीक है। और यह एक प्रकार का नागरिक पुरस्कार है, और यह पुरस्कार उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा, सामाजिक कार्य, शिक्षा, नृत्य, कला, संस्कृति, खेल, सामाजिक विज्ञान, स्वास्थ्य समेत अन्य उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। जिन्होंने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया है, तो उन्हीं को यह सम्मान दिया जाता है, एक प्रकार से नागरिक सम्मान के रूप में। तो ये चीजें यहाँ पर ध्यान रखने योग्य बात है। अब यहाँ पर देखिए एक जानकारी ये भी है, 2024 में जो सम्मान दिया गया है, तो वर्ष 2024 के लिए पूरे भारत से बात करें तो 132 हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। इन 132 पुरस्कारों में से 5 को मिला पद्म विभूषण, 17 को मिला पद्म भूषण और 110 को मिला है पद्मश्री। ये चीजें यहाँ पर आप लोग देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। बिहार के संदर्भ में ये तमाम जानकारी हमने ऑलरेडी आपको विस्तार पूर्वक दिया है। अभी फिर से ये चीजें हम आपको दिखलाएंगे और तमाम चीजें पुनः बतलाएंगे, ताकि ये पुनः से रिकॉल हो जाए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2023 वाले को लेकर जो घोषणा हुई थी, जो 3 पुरस्कार खास करके पद्मश्री का बिहार को मिला था, तो ऐसे में ये सुभद्रा देवी वाला आपके एग्जाम में पूछा गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बीपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 3 लोगों को जो पद्मश्री पुरस्कार मिला था, सुभद्रा देवी, आनंद कुमार और श्री कपिल देव प्रसाद, ये तीनों अपने आप में तो ऐसे तो इंपॉर्टेंट है ही। लेकिन यहाँ पर 2024 की हम लोग बात कर रहे हैं, तो 2024 को लेकर मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट जानकारी पुनः से देने वाला हूँ। जैसा कि अभी हम आपको बतला रहे थे कि पूरे भारत से 132 हस्तियों को सम्मानित किया गया है पद्म पुरस्कारों से। भारत रत्न की यहाँ पर इसमें हम बात नहीं कर रहे हैं, भारत रत्न तो अलग है, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पद्म पुरस्कारों की। तो कुल मिलाकर 132 हस्तियों को सम्मानित किया गया। और पद्म पुरस्कारों के अंतर्गत पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की बात किया जाए तो कंप्लीट सूची यहाँ पर है। जैसे कि अगर हम बात करें पद्म विभूषण की, तो विंदेश्वर पाठक को सामाजिक कार्य के लिए ये सम्मान दिया गया। और आपको ध्यान रखना है कि विंदेश्वर पाठक जो है ये वैशाली के रहने वाले हैं। और इनसे संबंधित एक जानकारी आपको ध्यान रखना है कि 1970 में इन्होंने सुलभ इंटरनेशनल की स्थापना किया था, और 2023 में रिसेंटली इनका निधन हुआ है। मरणोपरांत इन्हें ये सम्मान दिया गया है। तो ये जानकारी है पद्म विभूषण से संबंधित। पद्म भूषण की बात करें तो चंदेश्वर प्रसाद ठाकुर को मेडिसिन के क्षेत्र में
उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें सम्मानित किया गया। और पद्मश्री की बात करें तो अशोक कुमार विश्वास को टिकुली कला के लिए ये पद्मश्री मिला। और उसके बाद सुरेंद्र किशोर को साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए, राम कुमार मल्लिक को जो ध्रुपद गायन जो कला शैली है इसके लिए, और इसके अतिरिक्त जो पति पत्नी है शांति देवी पासवान और शिवम पासवान, संयुक्त तौर पर इनको मिला मधुबनी या फिर मिथिला पेंटिंग्स में जो गोधना कला शैली है इसके लिए। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें सिर्फ और सिर्फ पद्म पुरस्कारों की, तो 6 पुरस्कार पद्म पुरस्कार मिला है बिहार को। उसमें अगर हम भारत रत्न को भी इंक्लूड कर दें तो इसकी संख्या बढ़कर हो जाती है 7। तो अतः हम ये कह सकते हैं केंद्र सरकार की ओर से नागरिक पुरस्कारों में 7 पुरस्कार 2024 में बिहार को मिला है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी अतिरिक्त आपको ध्यान रखना है, जो शब्द हमने प्रयोग किया है यहाँ पर अशोक कुमार विश्वास, अशोक कुमार विश्वास को आप यहाँ पर तस्वीर में देख सकते हैं, जिन्हें द्रौपदी मुर्मू जो कि भारत की 15वीं राष्ट्रपति है पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित कर रही है। ऐसे में आपको ध्यान रखना है अशोक कुमार विश्वास को लेकर, इन्हें टिकुली कला का भीष्म पितामह कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, कई समाचार पत्रों की सुर्खियों में रहा है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अशोक कुमार विश्वास को किस कला का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो टिकुली कला का भीष्म पितामह कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। चलिए अब यहाँ पर एक जानकारी और मैं दे दूं, कर्पूरी ठाकुर की हम बात कर रहे हैं, भारत रत्न इन्हें मिला सामाजिक कार्य के लिए। तो कर्पूरी ठाकुर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। और यहाँ पर एक दो प्रश्न इनसे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो सकता है। 1977 में आपको ध्यान रखना है, 1977 में पहली बार इन्हीं के कार्यकाल में बिहार में शराबबंदी लागू हुआ था। हालांकि वो सफल रूप से संचालित नहीं हो पाया, 1979 में इस कानून को भंग कर दिया गया। तो अब यहाँ पर हमारा तीसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस रचना के लिए जर्मन लेखक जेनी एपेनबेक और अनुवादक माइकल हाफमैन ने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से जीता है? किस रचना के लिए ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर है ये है विकल्प नंबर बी। इस रचना का नाम, इस पुस्तक का जो नाम है ये है कैरोस। विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। हाल ही में 21 मई 2024 को जर्मन लेखक जेनी एपेनबेक की रचना या फिर किताब कैरोस, जिसका अंग्रेजी में अनुवाद माइकल हाफमैन द्वारा किया गया, इसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए, अंग्रेजी में अनुवादित पुस्तक को ही खास करके ये पुरस्कार मिलता है। इसको लेकर कई बार हम विस्तार पूर्वक जानकारी आपको दे चुके हैं। फिलहाल यहाँ पर कुछ अतिरिक्त जानकारी बहुत ज़्यादा, इस वजह से इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ पर मिलते जुलते जो जानकारी हमने आपके समक्ष रखा, ये चीज़ों को देख लेते हैं क्योंकि ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं इस पुस्तक की। इस पुस्तक में इसकी विषय वस्तु क्या है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पर्पज से। देखिए, कैरोस नामक इस पुस्तक की बात करें तो 1990 दशक में महज 19 साल की एक युवा महिला और 50 साल के एक बड़े विवाहित व्यक्ति के बीच एक जटिल प्रेम कहानी या फिर लव स्टोरी का ये पुस्तक वर्णन करता है। यही इस पुस्तक की विषय वस्तु है, जिसके बारे में इस पुस्तक में विस्तार से लिखा गया है। आप यहाँ पर इस पुस्तक के लेखक और साथ साथ अनुवादक माइकल हाफमैन को इस तस्वीर में देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आगे हमने कुछ जानकारी 2023 और 2022 के संदर्भ में लिखा है। ये जानकारी अभी हम आपको बतलाएंगे आगे। लेकिन उससे पहले अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार को पहले मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से नाम से जाना जाता था। लेकिन अगर बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के रूप में इसकी स्थापना कब हुई, तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के रूप में इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2005 में। अब यहाँ पर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार के पिछले 3 संस्करण के बारे में, 2022, 23 और 24। अच्छा, यहाँ पर मिस टाइपिंग है, ये 24 होगा, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। 2024 को लेकर ऑलरेडी अभी हम आपको जानकारी दे चुके हैं। 2023 में यानी कि इसके पिछले संस्करण की बात करें तो ये प्रश्न, सबसे पहले ये ध्यान रखिए, आपके बीपीएससी ट्री एग्जाम में रिसेंटली जो आयोजित हुआ तीसरा चरण वाला परीक्षा, वहां पर ये पूछा गया, तीसरा या फिर दूसरा मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, लेकिन बीपीएससी ट्री एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 की, तो टाइम शेल्टर एक रचना है जो कि इसके लेखक हैं जॉर्जी गॉस्पोंडिनो, जो कि बुल्गारिया के हैं। इस रचना का अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था एंजेला रोडेल के द्वारा। तो इसी रचना को यानी कि टाइम शेल्टर को ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 मिला। जबकि वहीं पर बात करें 2022 वाले संस्करण की, तो गीतांजलि श्री जो कि उत्तर प्रदेश भारत की, इनकी एक रचना थी रेत की समाधि। इनका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया था डेजी रॉकवेल के द्वारा टॉम ऑफ सेंट के रूप में 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो तीनों जो मतलब संस्करण है, इसको लेकर जानकारी अवश्य ध्यान रखिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। चूंकि 2023 में ऑलरेडी ये वाला पूछा जा चुका है, तो ऐसा संभावना एक प्रकार से जरूर बनता है। ऐसा नहीं कि नहीं पूछा जा सकता है, बिल्कुल पूछा जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होता है। जानकारी अगर रखेंगे तो एक अंक आपके हाथ में रहेगा अगर पूछ लिया गया, लेकिन तभी एक अंक मिलेगा जब ये आपको याद होगा। जब याद नहीं होगा तो आपको बड़ा अफसोस होगा कि एक अंक आपका निकल गया, क्योंकि एक एक अंक जो है आपके एग्जाम में लाख लाख रैंक का डिफरेंस पैदा करता है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और मैंने आपको बार बार बोला है कि करंट अफेयर्स को लेकर कहीं भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, कितना भी बड़ा कोचिंग संस्थान क्यों ना हो, बिल्कुल मत पढ़िए। अपने अदर सिलेबस पे फोकस रहिए और करंट अफेयर्स को लेकर हम पर आप पूरी तरह से आश्रित रहिए। 100% हम ये वादा करते हैं आपका कि 100% प्रश्न एग्जाम में आप सॉल्व करके आएंगे। पिछले 4 साल में जितने भी लोग हमसे जुड़े हैं, जितने भी लोग रेगुलर पढ़ाई किए हैं, ये परिणाम रहा है कि उन लोगों का अच्छा तरीके से रिजल्ट हुआ है और बहुत सारे लोग बहुत जगह पे जॉब भी कर रहे हैं। अच्छा, एक जरूरी बात यहाँ पर ये भी मैं आपको बता दूं, शायद आप लोगों को मालूम नहीं होगा, इस सीरीज को बहुत सारे लोग ऐसे भी देखते हैं जो ऑलरेडी जॉब में हैं, जो बीपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। कई लोगों का टीचर वाले में हुआ है, कई लोग अदर जगह पे कार्य कर रहे हैं, लेकिन बीपीएससी एग्जाम को देखते हुए प्रिपरेशन में लगे हैं। आप ये मत सोचिए कि इस सीरीज में व्यूज इतना कम क्यों आता है यूट्यूब पर, बल्कि जो लोग कोर्स ले लेते हैं एप्लीकेशन पे, तो वो एप्लीकेशन पे ही देखते हैं। एप्लीकेशन पे चीज़ें अलग तरीके से मिलती है, तो इस वजह से वो व्यू जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। तो रीजन यही है कि यूट्यूब पर आपको व्यूज कम देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन आप लोग जो एप्लीकेशन पे कोर्स लिए हुए हैं, तो एप्लीकेशन पे देखिए, वहाँ पर चीज़ें कुछ अलग तरीके से मिलती है। उसका पीडीएफ फाइल भी वहाँ पर आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये कुछ अतिरिक्त चीज़ें वहाँ पर उपलब्ध कराई गई है। तो आपको मैं पुनः दोहरा दूँ यही बातें कि अगर आप लोग पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो यही वाला कोर्स है। आप लोग जाएंगे, तमाम चीज़ें यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ये भी ध्यान रखना है कि आगामी 70वीं बीपीएससी एग्जाम के लिए इसमें टेस्ट सीरीज भी संचालित हो रहा है, ऑनलाइन मोड में है। हिंदी में ये टेस्ट सीरीज है, जिसकी संख्या आपको बता दूं कि 40 फुल लेंथ टेस्ट है, यानी कि जो मॉडल सेट है वो 40 है और 90 प्लस इसमें सेक्शनल टेस्ट आपको मिलेंगे विभिन्न सब्जेक्ट के, जो घर बैठे आप अपनी तैयारी का बेहतरीन तरीके से मूल्यांकन कर पाएंगे। आप ये जान पाएंगे आपकी तैयारी का स्तर क्या है। और सबसे खास बात, अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, जो आपका आईडी पासवर्ड होगा उसी से आप कंप्यूटर पीसी पर आप लॉगिन कर पाएंगे इस हमारे वेबसाइट के माध्यम से, और रियल टाइम टेस्ट वाली फील ले सकते हैं। ये चीज़ें आपके लिए हमने बहुत मेहनत से तैयार किया है, आप लोग इसको जरूर देखिए, ज्वाइन कीजिए। ये नॉमिनल सा चार्ज पर आपके लिए उपलब्ध है। अच्छा, नए स्टूडेंट जो पहली बार एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट पे विजिट करेंगे, उनके लिए एक प्रोमो कोड है NEW, सिर्फ और सिर्फ नए लोगों के आईडी पर ये एप्लीकेबल होगा। ठीक है, न्यू का अगर प्रोमो कोड का इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर एडिशनल जो डिस्काउंट है वो 100 रुपये का अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। एक नाम मात्र की फी के साथ आप इस कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, जो लोग नए हैं उन्हीं के लिए ये ऑफर एप्लीकेबल होगा, उन्हीं के आईडी पर। चलिए, फिलहाल अब यहाँ पर हम आ चुके हैं चौथे प्रश्न पे। ये प्रश्न है कि भारतीय मूल के किस वैज्ञानिक को अमेरिका में हाल ही में खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनकी अभूतपूर्व खोज के लिए प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो इस वैज्ञानिक का नाम है श्रीनिवास आर कुलकर्णी, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अब इसको लेकर आपको जानकारी दे दूं कि कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में कार्यरत भारतीय मूल के प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी को खगोल विज्ञान के क्षेत्र में उनकी अभूतपूर्व खोजों के लिए हाल ही में उन्हें 2024 के प्रतिष्ठित 100 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। अच्छा, इस 100 पुरस्कार के लिए इनके अतिरिक्त 2 अन्य लोगों को चुना गया है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, दोनों अमेरिका के ही हैं और इनका नाम है स्वी ले थिन और स्टुअर्ट ओकिर। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कुल 3 लोगों का चयन किया गया है इस पुरस्कार के लिए। अब यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट इस पुरस्कार से संबंधित कुछ जानकारी को लेकर है। दरअसल यह जो पुरस्कार है 100 पुरस्कार, ये खगोल विज्ञान यानी कि एस्ट्रोनॉमी, जीव विज्ञान बायोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान यानी कि मेडिकल साइंस और गणितीय विज्ञान अर्थात मैथमेटिकल साइंस के लिए या फिर इस क्षेत्र में अभूतपूर्व खोजों के लिए दिया जाता है। ये यहाँ पर ध्यान रखना है। और इस पुरस्कार के स्वरूप आपको ध्यान रखना, सम्मानित होने वाले व्यक्ति को पुरस्कार स्वरूप जो राशि प्रदान की जाती है तकरीबन वो होती है $1.2 मिलियन। अगर भारतीय मुद्रा में देखें तो लगभग ये 10 करोड़ के आसपास होता है। नेक्स्ट 5वां प्रश्न है कि कौन सा यूरोपीय देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन अर्थात इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 99वां अस्थायी सदस्य बना है, कौन सा देश? तो इसका करेक्ट आंसर है विकल्प नंबर सी, यानी कि स्पेन। आईएसए का अभी हाल ही में 99th मेंबर बना है, कौन? तो स्पेन।
अब यहाँ पर इसको लेकर जानकारी आपके समक्ष हमने रखा। सबसे पहले बात करते हैं आईएसए यानी कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस अर्थात अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत का एक पहल है और ये भारत तथा फ्रांस के नेतृत्व में इसकी जो स्थापना हुई थी 30 नवंबर 2015 को फ्रांस में किया गया था। इसका जो मुख्यालय अर्थात जो हेडक्वार्टर है ये गुरुग्राम हरियाणा भारत में है। ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। अच्छा, इस संगठन के उद्देश्य की बात करें तो जीवाश्म ईंधन जैसे ऊर्जा के गैर नवीनीकरणीय स्रोत जो है इस स्रोतों पर निर्भरता को कम करना, जैसे कि कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस और यूरेनियम आदि पर जो निर्भरता है इस पर खास करके जो निर्भरता वो कम करना इसका मूल उद्देश्य है। जैसे कि इसका नाम से ही एक प्रकार से ये परिभाषित हो रहा है सौर ऊर्जा, ठीक है। तो उसी की ओर बढ़ना, उसी की ओर आकर्षित होते हुए ये चीजों को अलग मुकाम तक ले जाना, ये इसका एक लक्ष्य है। तो ये चीजें समझिएगा, भारत का ये पहल है। 30 नवंबर 2015 को फ्रांस में इसकी स्थापना की गई थी, भारत और फ्रांस के द्वारा। इसका मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा में है। अभी रिसेंटली जो बातें निकलकर सामने आई है, मई 2024 में स्पेन इसका 99वां अस्थायी सदस्य देश बना है। ये चीजें ध्यान रखिए। हालांकि इसको लेकर एक बात ये भी है, अगर हम बात करें इस संगठन की यानी कि आईएसए की, तो अब तक 119 देशों ने आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किंतु यहाँ पर एक बात ये भी निकलकर सामने आती है कि 99 देशों ने पूर्ण सदस्य बनने के लिए आवश्यक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन अनुसमर्थन दस्तावेज का अनुमोदन जमा किया है आईएसए में। तो ऐसे में पूर्ण सदस्यों की जो बात की जाए तो ये पूर्ण सदस्य हैं 99। ठीक है, ऐसे तो 119 देश इस फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन पूर्ण सदस्य की बात करें तो 99 इसके पूर्ण सदस्य हैं। तो ये चीजें यहाँ पर इससे संबंधित याद रखना है। अच्छा, इस समझौते को लेकर या फिर आईएसए को लेकर एक अहम जानकारी थोड़ा सा हट के यहाँ पर हमने लिखा है। देखिए, प्रारंभ में केवल वह देश जो कि कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच स्थित थे वही आईएसए के सदस्य बनने के लिए पात्र थे, किंतु 2020 में ये आईएसए फ्रेमवर्क समझौते में संशोधन किया गया और जिसके तहत अब संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य, संयुक्त राष्ट्र में जो सदस्यों की संख्या 193, ये सभी सदस्य इसके सदस्य बन सकते हैं यानी कि आईएसए के। तो ये चीजें यहाँ पर समझने योग्य है, ध्यान रखने योग्य है। चलिए अब यहाँ पर हम इसे स्किप करते हैं, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये छठा प्रश्न है, किस बहुराष्ट्रीय कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कंपनी ने हाल ही में को पायलट प्लस पीसी पेश किया है? किस कंपनी के द्वारा ये को पायलट प्लस पीसी यानी कि कंप्यूटर पेश किया गया है? तो राइट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स की जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है इसी के द्वारा ये अभी हाल ही में पेश किया गया है। देखिए, ग्राहकों को बेहतरीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई फीचर प्रदान करने के इरादे से या फिर इस उद्देश्य से माइक्रोसॉफ्ट ने एक नया को पायलट प्लस पीसी पेश किया है। यह यूजर्स के काम को बेहद आसान बनाने वाला है क्योंकि इसे कई सारे बड़े एआई फीचर के साथ पेश किया गया है। दरअसल अब जो युग आ रहा है ये एआई का युग है और एआई का इस्तेमाल से कुछ भी एकदम एक क्लिक में किया जा सकता है। चाहे वो कोई वीडियो निर्माण हो, कोई ऑडियो निर्माण हो, कोई फॉर्मेट तैयार करना हो, कोई प्रेजेंटेशन तैयार करना हो, ये चीजें आसान हो जाती है एक क्लिक के माध्यम से, एआई के माध्यम से। तो आने वाला जो युग है ये बहुत और बेरोजगारी शायद लेके आएगा इस एआई के ही कारण। तो कहीं ना कहीं ये इसका दुष्परिणाम साबित हो सकता है। तो इसको यहाँ पर ध्यान रखें। फिलहाल हम जो बात कर रहे हैं इस पीसी की, ये अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट के वर्तमान में जो सीईओ हैं ये भारतीय मूल के हैं, आंध्र प्रदेश के, जिनका नाम है सत्या नडेला। ये यहाँ पर ध्यान रखिएगा। और सत्या नडेला की बात हुई तो रिसेंटली एक जानकारी आपको हमने दिया था। देखिए, न्यूयॉर्क अमेरिका स्थित टाइम पत्रिका या फिर टाइम मैगजीन द्वारा हाल ही में वर्ष 2024 के लिए 100 सबसे शक्तिशाली या फिर प्रभावशाली, शक्तिशाली नहीं बल्कि प्रभावशाली, ध्यान रखिएगा, टॉप 100 प्रभावशाली लोगों की सूची जारी की गई थी और इस सूची में माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला का भी नाम शामिल है। अच्छा, यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं जो खास करके पूरी दुनिया में बड़े बड़े कंपनी हैं जो उसके सीईओ हैं, कई बार यहाँ से भी प्रश्न बनने की संभावना बनती है। वो चीजें यहाँ पर आपके समक्ष दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले ये बात करते हैं कि गूगल के सीईओ कौन है। तो सुंदर पिचाई हैं, ये भारतीय मूल के हैं। यहाँ पर हमने एक लाइन लिख दिया है, बड़ी कंपनियों के सीईओ जो भारतीय मूल के हैं। तो यही जानकारी अभी हम आपको यहाँ पर दे रहे हैं। तो गूगल के जो सीईओ सुंदर पिचाई जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ है सत्या नडेला, आप इन्हें यहाँ पर देख रहे हैं। आईबीएम के सीईओ है अरविंद कृष्णा, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। एडोब के सीईओ है शांतनु नारायण, इन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। यूट्यूब के सीईओ है नील मोहन, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, छोटी कंपनी नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके सीईओ भारतीय मूल के हैं। अब यहाँ पर हमारा अगला 7वां प्रश्न है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि एफएसएसआई ने व्यापारियों और फल विक्रेताओं को किसके उपयोग पर सख्त प्रतिबंध का
पालन करने की चेतावनी दी है। तो यहाँ पर जो चीज़ें विकल्प में दिख रही है, तो इसमें जो इसका राइट आंसर है ये होगा विकल्प नंबर सी, यानी कि कैल्शियम कार्बाइड। दरअसल इसका जो इस्तेमाल है वो फल को पकाने के लिए किया जाता है। समय से पूर्व फल को पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऐसे में इसको लेकर कुछ जानकारी आपको ध्यान रखना है। कैल्शियम कार्बाइड की बात करें तो ये एक प्रकार का ये कैल्शियम कंपाउंड है, जिसे आमतौर पर आम या फिर अन्य फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जितने भी फल हैं ये सभी फलों को पका सकता है। मूल रूप से जो इसका इस्तेमाल होता है, केला हो गया, आम हो गया, इन सारे फलों को पकाने के लिए इसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर खास करके बड़े-बड़े व्यापारियों और फल विक्रेताओं द्वारा किया जाता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये फल को तो पकाता ही है, लेकिन ये फल को चमकीला भी बनाता है, सुंदर भी बनाता है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसे कैल्शियम एसिटलाइट भी कहा जाता है और ये फलों को चमकदार बनाने और पकाने का भी काम करती है। कैल्शियम कार्बाइड जो है इसे कैल्शियम एसिटलाइट भी कहा जाता है और ये फलों को चमकदार साथ-साथ इसे पकाने का भी काम करता है। एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो हमने 2 इमेज आपके समक्ष रखा है, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये कैल्शियम कार्बाइड से पका हुआ फल है और जो ये दिख रहा है आपको, ये पेड़ में पका हुआ नेचुरल फल है। दोनों की मतलब जो स्थिति आप अच्छी तरीके से देखकर परख सकते हैं। इसमें कुछ छोटी-छोटी कमियाँ होती हैं जिसके आधार पर दोनों का डिफरेंस का जो निर्धारण है वो आप मार्केट में आसानी से कर सकते हैं। ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिएगा, खास करके जो फल ज़्यादा चमकीला हो, उसको ये समझिएगा कि निश्चित तौर पर चमकीला होगा और वहाँ पर कहीं भी किसी प्रकार के कोई लिक्विड नहीं लगे होंगे। जैसे आम जो जब पेड़ से टूटता है तो वो अपना जो रस होता है, जो उससे दूध निकलती है टहनी से, जो आपको दिख रहा है इस जगह से, जो जहाँ पर पेड़ में लगी रहती है, तो उसका जो एक प्रकार से गोंद निकलता है, जो लिक्विड निकलती है, जिसके बाद कई परिस्थिति में ये आम थोड़ा-सा गंदा दिखने लगता है, ठीक है? तो वो आपको ध्यान रखना है, वो पूर्ण रूप से नेचुरल है। और सीज़न जब स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग में आम खाने से खास करके बचना चाहिए क्योंकि उस समय धड़ल्ले से कैल्शियम कार्बाइड का इस्तेमाल किया जाता है समय से पूर्व, इसको खास करके पकाने के लिए। देखिए, यहाँ पर आगे हमने कुछ जानकारी और भी लिखा है कि कैल्शियम कार्बाइड की मदद से पकाए गए आम से शरीर में कई तरह की समस्याएं हो सकती है। मतलब ये जरूरी नहीं है, कुछ केसों में ये चीजें देखने को मिल सकता है। जो बातें निकल कर सामने आती है मीडिया में, उसी आधार पर यहाँ पर हमने बतलाया है। सबसे जो कॉमन रीजन देखने को मिलता है कि पाचन तंत्र का गड़बड़ होना, उल्टी, गले में जलन, खांसी या फिर सांस लेने में तकलीफ, चक्कर, कमजोरी, बार बार प्यास लगना, स्किन से जुड़ी समस्याएं आदि हो सकती है। हालांकि लंबे समय तक अगर इस केमिकल की मदद से पके आम को खाया जाए तो ये कैंसर का भी कारण बन सकता है। तो इससे जुड़ी हुई कुछ बीमारियों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको एक जानकारी अति महत्वपूर्ण देने वाला हूँ, ये आपके एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। दरअसल देखिए, एथिलीन की अगर हम बात करें तो यह गैसीय पादप हार्मोन है जो कि पेड़ में लगे फल को परिपक्व बनाता और पकने में मदद करता है नेचुरल तरीके से। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक पादप हार्मोन जो कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एथिलीन की। नेक्स्ट अब यहाँ पर हम आज के 8वें प्रश्न पे, प्रश्न है कि अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर पॉल बार्कमैन का हाल ही में 7 मई 2024 को निधन हुआ है। बताएं कि निम्न में से किस वायरस की पहचान कर उसकी वैक्सीन बनाने में उन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो इस वायरस का नाम है रूबेला, यानी कि विकल्प नंबर सी। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि पॉल पार्कमैन का हाल ही में 7 मई 2024 को न्यूयॉर्क, अमेरिका में निधन हुआ है। इन्हें आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। देखिए, पॉल पार्कमैन तथा उनके सहयोगियों के रिसर्च ने रूबेला के वायरस की पहचान 1960 में की थी और आपको ये ध्यान रखना है कि इसका वैक्सीन उन्होंने 1966 में बनाया था। 1966 में इसका वैक्सीन बनकर तैयार हुआ था और इसमें इन्होंने मतलब इनकी जो योगदान जो है, इनकी जो भूमिका वो अहम रही थी। तो इसी से संबंधित यहाँ पर ये प्रश्न हमने आपके समक्ष रखा है और ये संबंधित किससे है? तो रूबेला वायरस से। तो रूबेला की बात करें तो इसको जर्मन खसरा भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि जर्मनी के वैज्ञानिकों ने या फिर जर्मन वैज्ञानिकों ने 19वीं शताब्दी में इसे एक प्रकार से वर्गीकृत किया था, यानी कि कैटेगराइज किया था। इसी वजह से इसे जर्मन खसरा भी कहा जाता है और इस बीमारी में शरीर के त्वचा में धब्बेदार और खुजली वाले लाल चकत्ते निकलने लगते हैं और जो कि पूरे शरीर में होते हैं। यहाँ पर एक इमेज के माध्यम से हमने आपको बताया है, ये जो पहचान है ये रूबेला वायरस का ही पहचान है। रूबेला वायरस को लेकर एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा, वर्ष 2015 में अमेरिका ने इस बीमारी को खत्म घोषित कर दिया है। लेकिन इसमें आपको एक बात ये भी ध्यान रखना है कि अफ्रीका या फिर दक्षिण पूर्व एशिया में अभी तक यह वायरस खत्म नहीं हुआ है। कई जगहों पर इसका परिणाम अभी देखने को भी मिलता है। अब यहाँ पर हमारा अगला नवा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस पर्वतारोही ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज्यादा 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का नया रिकॉर्ड बनाया है? तो 30वीं बार चढ़ने का रिकॉर्ड अभी हाल ही में कामी रीता शेरपा के द्वारा बनाया गया है।
कुछ समय पहले हमने जानकारी दिया था कि 12 मई 2024 को ये 29वीं बार ये माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई किए थे। ये चीज़ें आपको ध्यान होगा, कुछ समय पहले रिसेंटली हमने आपको बताया था। यहाँ पर हमने इसके बारे में जुड़ी जानकारी आपके समक्ष रखा कि एवरेस्ट मैन के नाम से मशहूर नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता हाल ही में 22 मई 2024 को रिकॉर्ड 30वीं बार माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की। तो यहाँ से एक बात निकल कर ये सामने आता है, अतः 12 मई 2024 को 29वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की अपना ही रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ दिया है, यानी कि कामी रीता शेरपा ने। और किसी इंसान द्वारा सर्वाधिक 30 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का ये एक विशाल स्कोर है, इसे ध्यान आप लोग अवश्य रखिएगा। रिसेंटली माउंट एवरेस्ट पर कई लोगों ने सफलतापूर्वक चढ़ाई की है और रिसेंटली 3-4 प्रश्न बने। एक तो कामी रीता शेरपा से संबंधित 2 जानकारी, एक 12 मई वाला और एक 22 मई वाला, लेकिन इसमें कई जानकारी और भी है, एक करके पुनः देख लीजिए। ऑलरेडी इसको विस्तार पूर्वक हम आपको बतला चुके हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी एक झलक यहाँ पर देख लीजिए। हाल ही में झारखंड की 16 वर्षीय 12वीं की छात्रा काम्या कार्तिकेयन ने माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई की है और वह इसके साथ ही माउंट एवरेस्ट की सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की लड़की बनी है। अगला जानकारी हमने दिया था कि मध्य प्रदेश की 55 वर्षीय ज्योति आत्रे माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली सबसे उम्र दराज महिला बनी है, जिन्हें आप यहाँ पर देख रहे हैं। और एक जानकारी पाकिस्तान से संबंधित था कि पाकिस्तानी पर्वतारोही शिवराज खान अतिरिक्त ऑक्सीजन के उपयोग के बिना माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये सभी माउंट एवरेस्ट पर अभी रिसेंटली चढ़े हैं, ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट 10वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहां हाल ही में 21 से 22 मई 2024 को दूसरा एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। तो दूसरा एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन जो आयोजित हुआ ये अभी दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आयोजित हुआ। विकल्प नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया 21 से लेकर 22 मई 2024 को। ये इसका दूसरा संस्करण है। यह एआई सुरक्षा मुद्दों पर एक वैश्विक शिखर सम्मेलन है जिसमें एआई के सुरक्षित और बेहतर इस्तेमाल पर चर्चा होती है। ये इसका दूसरा संस्करण है, इस पर चर्चाएं यहाँ पर की गई। इसका पहला संस्करण की बात करें तो इसका पिछला व पहला संस्करण ब्रिटेन के बर्किंघम शायर के बेचलचे पार्क में 1 से 2 नवंबर 2023 को आयोजित किया गया था और इसका जो उद्घाटन था ये भारतीय मूल के ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा किया गया था। 2023 में 1 से 2 नवंबर को ये 2 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित हुआ था या फिर ये सम्मेलन आयोजित हुआ था। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में खबरों में रहा फ्री फायर मिशन का संबंध किस अंतरिक्ष एजेंसी से है। तो फ्री फायर जो मिशन है ये संबंधित है अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से, यानी कि विकल्प नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखिए वही जानकारी यहाँ पर लिखा गया कि फ्री फायर मिशन का संबंध अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा से है और आपको ये ध्यान रखना है इसमें इसका जो पूरा नाम होता है फ्री फायर का, आप यहाँ पर इस तस्वीर में देख सकते हैं। आई होप शायद आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ, बहुत छोटा शायद आपको नहीं दिख रहा होगा। तो इसका जो पूरा नाम होता है फ्री फायर का ये होता है पोलर रेडियंट एनर्जी इन द फेयर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, ये इसका पूरा नाम होता है। अर्थात फ्री फायर की बात करें तो फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट में पोलर रेडियंट एनर्जी, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना। PRE का जो अर्थ हुआ ये वह पोलर रेडियंट एनर्जी, और उसके बाद फायर की बात करें तो फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट, ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। इसमें आगे लिखा गया कि यह ध्रुवीय मिशन के हिस्से के रूप में नासा के छोटे जुड़वा उपग्रहों में से पहला 22 मई 2024 को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया गया। ये यहाँ पर ध्यान रखा, ये जो मिशन है प्री फायर ये एक प्रकार का ध्रुवीय मिशन है और ये 2 चरणों में आयोजित होगा। 2 जुड़वा उपग्रह इसमें लॉन्च किया जाना है। इसमें एक लॉन्च हुआ 22 मई को न्यूजीलैंड से, लेकिन वहीं पर दूसरे वाले की बात करें तो इसमें आपको ध्यान रखना वहीं दूसरा क्यूब सेट पहले के लॉन्च होने के 2 सप्ताह बाद लॉन्च होगी। अच्छा यहाँ पर सबसे जरूरी बात है ये प्री फायर मिशन का उद्देश्य क्या है। जैसा कि अभी हम आपको बतला रहे थे यह एक ध्रुवीय मिशन है, तो पृथ्वी के ध्रुवीय क्षेत्रों में नासा का फ्री फायर मिशन यह पता लगाएगा कि गर्म होती दुनिया समुद्री बर्फ के नुकसान, बर्फ की चादर के पिघलने और साथ ही साथ समुद्र के स्तर में वृद्धि को कैसे प्रभावित करती है। तो ये इसका एक मूल उद्देश्य है। जो गर्मी होती है तो गर्मी की वजह से समुद्र में बर्फ का नुकसान, बर्फ की चादर को पिघलना और साथ साथ जो बर्फ की जो मोटी परत होती है वो पिघलना और समुद्र के स्तर में जो वृद्धि होती है इसके पीछे कारण क्या है इसका ये पता लगाएंगे। तो ये मिशन संबंधित है नासा से। उसके बाद यहाँ पर अगला 12वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कहाँ हाल ही में पहली एशियाई रिले चैंपियनशिप 2024 आयोजित की गई है। तो ये आयोजित कहाँ पर हुई है, आपको ध्यान रखना है थाईलैंड के बैंकॉक में आयोजित हुई है।
विकल्प नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यह एशियाई रिले चैंपियनशिप का उद्घाटन संस्करण था जिसका आयोजन 20 से 21 मई 2024 तक बैंकॉक थाईलैंड में किया गया। भारतीय एथलेटिक्स दल ने यहाँ पर 1 स्वर्ण और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना 2 रजत पदक अपने नाम किया, कुल 3 पदक यहाँ पर अपने नाम किया। तो इतनी सारी जानकारी यहाँ पर आज की इस वीडियो से संबंधित ध्यान रखना है। अब चलते हम आज की इस वीडियो के प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि हाल ही में 23 मई 2024 को भगवान महात्मा बुद्ध की 2586वीं यानी कि 2586वीं जयंती मनाई गई है। बताएं कि बुद्ध के यानी कि गौतम बुद्ध के पहले गुरु कौन थे। बहुत इंपॉर्टेंट ये जानकारी है, ये प्रश्न है, आप लोग इसका आंसर कीजिएगा, इसका राइट आंसर क्या होगा।